नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द माइथो टेल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं महाभारत की अमर कथा का। ये महाभारत केवल भरत वंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, सत्य और असत्य के मध्य युद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। ये कथा बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन तत्वों और सत्य का अमृत काढ़ने की भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक समय है ये महायुद्ध चलता रहेगा और समय अनंत है। इसलिए आवश्यक है कि हर युग हर वर्तमान ये कथा सुने और बुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य है और हर भविष्य की तकदीर है। ये कथा वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर के राज दरबार में शुरू होती है। भरत की बढ़ाई इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। उसकी बढ़ाई उसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच एक रेखा डाल के यह बोला कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है। जब अपनी विजय यात्रा से लौटकर आए महाराज भरत अपनी राज्यसभा में बैठे थे तो उनके मंत्रीगण उनसे कहते हैं, हे महाराज, आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर सागर तक फैल चुकी हैं। आर्यवर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है। महाराज, समय आ गया है कि अब आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महाराज ये कह देते हैं कि ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की जाएगी। एक दिन महाराज भरत महर्षि कण्व के आश्रम जाते हैं। महर्षि को प्रणाम करते हैं। महर्षि उनको आशीर्वाद देकर यह बोलते हैं कि वत्स, अब तुम जो पूछने आए हो वो पूछ लो। महाराज कहते हैं, समस्या ये है ऋषिवर, मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूँ, परंतु युवराज किसे बनाऊं? इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भरत ने स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ और स्वयं पर विजय पाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। महाराज ऋषि को प्रणाम कर वहां से लौट आते हैं। आज चंद्रवंशियों का पूर्णिमा समारोह है और आज सारी राज्यसभा और स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो उन्हें उनका युवराज देने वाला है। तभी महाराज अपने महामंत्री को बुलाते हैं और उनको घोषणा पत्र देते हैं। तब महामंत्री उस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यवर्त की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूँ हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ अपने सपूत भी दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज इस राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूँ कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं, देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता, इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूँ। इस बात से माता शकुंतला चिंतित हो जाती हैं। तब उनके पास महाराज भरत आते हैं और प्रणाम करते हैं। तो माता रूठे स्वर में उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जो अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दे रहे हो। कैसे पिता हो तुम? मैं एक ऐसा पिता हूँ माते, जो एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत, आप माँ हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूँ, न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और जिसे मैंने अपना युवराज नियुक्त किया है वो भी मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा ही परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज नियुक्त कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है।
परंतु भरत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन ही महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजने लगी थी।